जोहार मेरे प्यारे साथियों, करियर फाउंडेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रकाश पोद्दार आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं 14th जेपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए झारखंड जीके की पहली क्लास। ये डेमो क्लास है और इस डेमो क्लास में मैं आज आप सभी को झारखंड जीके का पहला चैप्टर, झारखंड इतिहास का पहला चैप्टर, जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूं। 14 जेपीएससी को लेकर कई बहुत सारे लोग कमेंट पे सवाल करेंगे कि सर फॉर्म कब आएगा, इसकी नोटिफिकेशन कब होगी, एग्जाम कब होगा। बट इन बातों का मैं जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के सवाल पिछले जेपीएससी में भी लोग पूछते आते थे और हुआ क्या? हुआ वही जो किसी ने सोचा तक नहीं था। लोग असमंजस की स्थिति में थे कि फॉर्म आएगा तो कम से कम टाइम तो बताएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ? फॉर्म आया, डेट के साथ आया। जिस महीने में फॉर्म भराया, जिस महीने में फॉर्म की भराने की आखिरी तिथि थी, उसी महीने में एग्जाम ले लिया। तो इससे आप तो अब समझदार हो ही गए हो कि जेपीएससी जैसी संस्था आपको कुछ बता कर नहीं आएगी, आपको कोई सूचना देकर नहीं आएगी। वो आएगी, सीधे परीक्षा लेगी। ठीक है ना? तो आप भी अपना माइंडसेट उसी तरह कर लो कि आप भी बताकर तैयारी मत करो, आप तैयारी करते रहो और जब भी परीक्षा आए उसका जो हाल आपको करना है वो कर दो। ठीक है? तो चलिए बातों को ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए टॉपिक पर आते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अगर आप जेपीएससी के सिलेबस को देखिएगा तो सबसे पहले झारखंड जीके में यही टॉपिक मेंशन किया हुआ है और कोई छोटा मोटा टॉपिक है नहीं। इस टॉपिक से जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 16 अंक के सवाल आते हैं, 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। यानी 8 प्रश्न अकेले आपको जनजातीय शासन व्यवस्था से देखने को मिलेगा। ठीक है ना? और ये 8 प्रश्न जो भी आएंगे, हमारे क्लासेस जो लोग किए हैं, जो हमारे एमसीक्यू सेशन किए हैं, एक भी सवाल हमारे क्लास के बाहर का नहीं आएगा। इस बात का मैं आप सभी को गारंटी देता हूं। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं जनजातीय शासन व्यवस्था। वैसे तो ये टॉपिक झारखंड के इतिहास में लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ने से लगता है कि यह शासन व्यवस्था है ना? है तो इतिहास का टॉपिक, लेकिन इसमें पढ़ना शासन व्यवस्था है। सोच लो यारो। तो चलिए समझते हैं कैसा ये टॉपिक है और ऐसा इसका नाम क्यों है। देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये झारखंड के इतिहास का सेगमेंट है ना? किसका सेगमेंट है दोस्तों? झारखंड का इतिहास। ठीक है ना? और इसी झारखंड के इतिहास में आपको ये चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है जनजातीय शासन व्यवस्था। जनजातीय शासन व्यवस्था। ठीक है ना? जनजातीय शासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं साथियों, तो आपको यह पता होना चाहिए यह शासन व्यवस्था को आखिर इतिहास में क्यों रखा है। क्योंकि यह शासन व्यवस्था वर्तमान में उतने औचित्य में नहीं है जितना इतिहास में था। कहने का मतलब यह है
कि झारखंड के जो जनजाति लोग हैं, चाहे वो संथाल हो, मुंडा हो, उरांव हो, या फिर कोई भी जनजाति झारखंड की हो, खड़िया हो, उन सभी की एक परंपरागत शासन व्यवस्था चलती आ रही है। ये आज से नहीं, ये प्राचीन काल से चलती आ रही है। और चूंकि ये प्राचीन काल में इस तरह की व्यवस्था थी, इसलिए हम लोग इसको झारखंड के इतिहास में पढ़ते हैं। बात समझ में आया आप लोग को? किस टॉपिक को आखिर हम लोग झारखंड के इतिहास में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये टॉपिक जो शासन व्यवस्था है, ये जनजातियों की शासन व्यवस्था है, और ये कोई वर्तमान की शासन व्यवस्था नहीं है। ये शासन व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। ठीक है ना? प्राचीन काल में जब जनजाति झारखंड के इस भूभाग पर आए, है ना, प्राचीन काल की जब हम बात करें, प्राचीन काल में जब जनजाति जब झारखंड के भूभाग में आए, तो उन्होंने अपने समाज को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर दी। किसी भी राज्य को क्या होता है, कोई भी राज्य या कोई भी देश को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, नियमों को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए शासन व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमारे देश में भी है, हमारे राज्य में भी है। तो पहले क्या था कि जनजाति लोग आते थे, एक जगह निवास करते थे, एक जगह उनकी अच्छी खासी आबादी होती थी। अब उन आबादियों के बीच में कुछ नियम कानून होते थे, वो सामाजिक नियम हो, है ना, वो धार्मिक नियम हो, उन नियमों का पालन करना होता था। अब कोई भी समाज है दोस्तों, उस समाज में ऊंच नीच तो होगा ही, विवाद तकरार तो होगा ही, है ना, अपराध भी होगा। अपराधी को दंड देने के लिए समाज भी बैठेगा, उसको न्याय जिसके साथ शोषण हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए भी समाज बैठेगा। तो ये सब चीजें कैसे संचालित होगी? ये सब चीजें संचालित करने के लिए शासन व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। और जनजातियों ने यहां पर जब ये लोग आए, तो अपने समाज को व्यवस्थित रूप से, अपने समाज की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर दी। इन्होंने जो शासन व्यवस्था स्थापित की, उसमें अलग अलग लेवल था। जैसे अभी कैसे होता है, अभी हम अपने भारत देश की बात करते हैं, तो भारत देश में एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, और एक होता है पंचायती राज। 3 स्तरीय सरकार होती कि नहीं होती है? होती है ना, क्योंकि पंचायत जैसे चीजों को, पंचायत जैसी संस्थाओं को संचालित करने के लिए पंचायत होती है। राज्य चूंकि बड़ा हो गया, कई सारे जिलों से मिलकर बना है, काफी बड़ा एरिया है, काफी सारे लोग रहते हैं, तो उसको संचालित करने के लिए राज्य की शासन व्यवस्था होती है ना, राज्य सरकार होता है। और कई राज्य मिलाकर जब एक देश बनता है, तो उसके शासन का सही संचालन करने के लिए केंद्र सरकार होती है। तो इन्होंने भी कुछ वैसा ही किया था। इन्होंने भी अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग जनजातियों ने उसे अलग अलग लेवल पर कई स्तरीय शासन व्यवस्था इन्होंने बना के रखा था। किसी किसी जनजाति में 3 स्तरीय शासन व्यवस्था थी, किसी किसी जनजाति में 4 स्तरीय शासन व्यवस्था थी।
तो किसी किसी जनजाति में 2 स्तर की भी शासन व्यवस्था थी। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक बार मैं आप सभी के कमेंट्स देख लेता हूं। कल से मैं सीडीपीओ वाली क्लास लाऊंगा, मैराथन सेशन, ताकि आप लोग का अंतिम समय में प्रिपरेशन अच्छा हो जाए, है ना? आवाज क्लियर आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए भाई, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि प्राचीन काल में इन्होंने अपनी एक व्यवस्था स्थापित की थी। इस व्यवस्था में भी कई स्तर होते थे, ठीक है? कई बार 2 स्तर होते थे, कई जनजातियों में 3 स्तर की व्यवस्था थी, तो कुछ जनजातियों में 4 स्तरीय भी व्यवस्था थी, ताकि सुचारू रूप से व्यवस्था को चलाया जा सके। मेन मकसद इनका होता था ना कि जो इनका समाज है, इनका जो समाज है, उनकी सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, उसमें कोई अपराध ना हो, अपराध को नियंत्रित किया जा सके, और उनके जो अपने धार्मिक रीति रिवाज हैं उसका भी पालन हो, ठीक है? यह मुख्य मकसद होता था। और साथ ही साथ समाज का जो एक जो जिस एरिया में लोग रहते थे, उस समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए इन्हें शासन व्यवस्था की जरूरत पड़ती थी। मुझे लगता है कि आप लोग को ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी कि जनजातीय शासन व्यवस्था आखिर क्यों स्थापित की गई थी, ठीक है ना? अब चलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? हाँ, अब देखो, इस जनजातीय शासन व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम इस जनजातीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसमें 2 तरह की शासन व्यवस्था है, ठीक है ना? इसमें 2 तरह की शासन व्यवस्था है। एक है परंपरागत शासन व्यवस्था, और दूसरी है गैर परंपरागत शासन व्यवस्था। परंपरागत शासन व्यवस्था और गैर परंपरागत शासन व्यवस्था। अब एक जो परंपरागत, जो एक समाज के लिए हमेशा से बना हुआ है, उसी के अनुसार शासन को चलाना, और एक गैर परंपरागत शासन व्यवस्था जिस समाज की अपनी कोई परंपरागत शासन व्यवस्था नहीं बनी हुई है, उनके लिए थी। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों के अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं साथियों, तो झारखंड की कुछ जनजातियां हैं जिन्होंने अपनी परंपरागत शासन व्यवस्था बना के रखी है ना? कुछ जनजातियां झारखंड की ऐसी है जिन्होंने अपनी परंपरागत शासन व्यवस्था बना के रखी है, जबकि ऐसे तो बहुत सारी झारखंड में जनजातियां रहती है जिनकी आबादी कम है और उनकी कोई परंपरागत शासन व्यवस्था नहीं है। वो कहीं ना कहीं इन्हीं शासन व्यवस्था में, मतलब जो परंपरागत शासन व्यवस्था जिनकी चल रही है, उसके अनुसार वो अपने पंचायत को करते हैं, अपने पंचायत के फैसलों को करते हैं, ठीक है? मैं डिटेल में एक एक शासन व्यवस्था जब मैं बताऊंगा तो उसमें आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा कि वो व्यवस्थाएं कैसे चलती है, गैर परंपरागत वाली, और परंपरागत वाली कैसे चलती है। तो जेपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में इस टॉपिक का जो वेटेज है ना, वो 16 मार्क्स का है टोटल, है ना? 16 मार्क्स का मतलब 8 प्रश्न आपको यहां सर पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से आपको बता दूं कि मुंडा शासन व्यवस्था, पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है क्या है? मुंडा शासन व्यवस्था। इस मुंडा शासन व्यवस्था से एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? दूसरा है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था।
पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। इससे भी कितने प्रश्न? तो एक प्रश्न इससे भी आपको पूछे जाने हैं, ठीक है ना। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से एक प्रश्न। उसके बाद एक है हमारा मानकी मुंडा, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। इससे भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो एक ही प्रश्न पूछे जाएंगे। एक है आपका नागवंशी शासन व्यवस्था। ये नागवंशी शासन व्यवस्था जो है वो मुंडा शासन व्यवस्था के तरह ही है, क्योंकि मुंडा लोग जब यहां आए थे, जब रीसा मुंडा 22,000 मुंडा लोगों के साथ झारखंड में आए थे, वो अलग विषय है कि अलग अलग लोगों का विचार है कि मुंडा लोग कहां से आए थे। कुछ विचारधारा ऐसा बोलता है, कुछ विचारधारा वाले लोग ऐसे बोलते हैं कि मुंडा लोग झारखंड में तिब्बत से आए थे। तो कुछ लोग यह भी बोलते हैं कि मुंडा लोग जो है वो दक्षिण पश्चिम से आए थे। तो एक विचारधारा यह भी कहती है कि मुंडा लोग दक्षिण पूर्व से भी आए थे, ठीक है ना। अलग अलग विचारधारा का अलग अलग मानना है इस बारे में, ठीक है। तो वो तो हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब ये मुंडा शासन व्यवस्था की तरह ही नागवंशी शासन व्यवस्था क्यों है, इसका भी उत्तर मैं आपको अभी बता देता हूं। क्योंकि जब रीसा मुंडा यहां पर 22,000 मुंडाओं के साथ आए, तो रीसा मुंडा ने यहां पर अपनी एक शासन व्यवस्था स्थापित की, एक अपना एक राज्य निर्माण किया, है ना। अपना एक राज्य बनाया, और कोई भी राज्य बनता है तो उसका एक राजा होता है, उसकी एक राजधानी होती है। तो जब रीसा मुंडा यहां आए, उन्होंने जब राज्य बनाया तो उन्होंने खुद को उस राज्य का राजा नहीं बनाया, उन्होंने खुद को उस राज्य का राजा नहीं बनाया, जबकि उन्होंने सुतिया पाहन नाम का एक व्यक्ति था, उसे उस राज्य का राजा बना दिया, है ना। मुंडा राज्य का राजा बना दिया, और सुतिया पाहन के नाम पर ही उस राज्य का नाम सुतिया नागखंड रख दिया। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। सुतिया नागखंड रख दिया, और उसी के नाम पर राजधानी का नाम सुतियांबे पड़ गया। ये मैं बात मुंडा शासन व्यवस्था की कर रहा हूं। ये मुंडा लोग जब स्थापित किए थे, रीसा मुंडा के द्वारा जो राज्य स्थापित किया गया था, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। लेकिन बाद में जब मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा राज्य का अंतिम राजा जब मदरा मुंडा बनते हैं, तो उन्होंने अपने एक दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय, जिसका पालन पोषण उन्होंने किया था, उसे अपना राज्य सौंप देते हैं। और फनी मुकुट राय जो है वो नागवंश नाम से एक नए राज्य की स्थापना कर लेते हैं। और वो फनी मुकुट राय जो एक गैर जनजाति है, इसमें जितनी भी शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब जनजातीय शासन व्यवस्था है, लेकिन नागवंशी शासन व्यवस्था जो है, चूंकि उसके जो राजा हैं वो गैर आदिवासी हैं, गैर जनजाति है, इसलिए गैर जनजातीय शासन व्यवस्था है। मुंडा लोगों की शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किसकी शासन व्यवस्था है? उरांव लोगों की शासन व्यवस्था है। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। नागवंशी शासन व्यवस्था किसी जनजाति की शासन व्यवस्था नहीं है। उसी तरह से एक और शासन व्यवस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं माझी परगना शासन व्यवस्था।
माझी परगना शासन व्यवस्था, है ना। माझी परगना शासन व्यवस्था से भी एक प्रश्न आपको आने वाले हैं, और ये जो शासन व्यवस्था है वो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है, ठीक है ना। उसी तरह एक और शासन व्यवस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, ठीक है। इससे भी एक ही प्रश्न आने वाले हैं जो कि खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। आप लोगों को दिख रहा है नीचे वाला? नहीं दिख रहा ना? मैं अभी बता दूंगा इसको डिटेल में। जबकि गैर परंपरागत शासन व्यवस्था में ऐसी कई जनजाति एवं जातियों की सामाजिक पंचायत है, ठीक है। जैसे बैगा जनजाति की अपनी एक पंचायत है ना। बिरहोर की पंचायत है, कोरबा की पंचायत है, जितनी भी अन्य जनजातियां हैं। और इसके अलावा भी अगर आप लोग भी विभिन्न जाति समाज से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि आप सभी की अपनी अपनी जातियों की भी एक पंचायत होती है, ठीक है। जाति का कोई निर्णय होता है वो जाति मिल करके बैठ करके लेता है, होता है ना। तेली साहू समाज, कोयरी समाज, है ना। मोमिन कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लोग में मोमिन कॉन्फ्रेंस होता है, यादव समाज होता है। तो इसी तरह से जो बाकी जनजातियां हैं जिनकी अपनी प्राचीन काल से परंपरागत शासन व्यवस्था तो नहीं चलती आ रही है, लेकिन इन सभी को देख करके उन्होंने अपने पंचायत को, इसमें तो कई स्तर के पंचायत है ना। ये जो परंपरागत शासन व्यवस्था एक तरह से राज्य है, इसमें कई स्तर का पंचायत है। पहले गांव स्तर का है, फिर कई गांव मिला करके है ना। कई गांव मिला करके पढ़ा स्तर का है, फिर कई पढ़ा मिला करके उसके ऊपर भी एक लेवल है। लेकिन इनकी जो शासन व्यवस्था है, अन्य जो जनजातियों की शासन व्यवस्था है, उसमें जस्ट एक पंचायत है कि वो समाज बैठता है, उसमें एक को मुख्य माना जाता है, उसका नाम कुछ है, और वही जो है वो इनके धार्मिक और सामाजिक निर्णयों को लेने में सक्षम होता है, और वो मुख्य अधिकारी होता है इस बात को फैसला लेने वाला। समझ में? तो डिटेल में बताऊंगा कि इसको हम लोग बोलते हैं जातीय पंचायत। क्या बोलते हैं? जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। इसमें आपको कम से कम 20-25 जातियों की पंचायत पढ़ाएंगे, और इस 20-25 जातियों की पंचायत जब पढ़ाएंगे तो उसमें से आपको 2 प्रश्न यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और यहां पर मैं 7 जनजातियों की परंपरागत शासन व्यवस्था पढ़ाऊंगा, तो यहां से आपको जो है 6 है ना, 6, तो यहां से आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी 6 क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। एक एक करके बताऊंगा मैं, जब क्लासेस में लूंगा ना तो एक एक करके। पहले मुंडा शासन व्यवस्था पूरा विस्तार से कराऊंगा, ठीक है। फिर नागवंशी शासन व्यवस्था कराऊंगा, फिर पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, माझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, है ना। ये सारी शासन व्यवस्था कराऊंगा। उसके बाद ये सारे टॉपिक से रिलेटेड 50-60 MCQ प्रैक्टिस कराऊंगा। इस बार हमारा बैच जो चलेगा ना जेपीएससी का, एक अलग लेवल का चलेगा, और कोई कमी ना रहे स्टूडेंट के अंदर। इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी चैप्टर खत्म होगा, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, उस चैप्टर से रिलेटेड, जैसा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है तो 70, 80, 100, 100 MCQ करवाए जाएंगे उससे रिलेटेड।
पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि चीजें रिवाइज भी हो जाए। कोई छोटा चैप्टर है तो 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। इस तरह से मेरी पूरी प्लानिंग बन चुकी है इस बार जेपीएससी को लेकर के, 14 जेपीएससी को लेकर के। लेकिन इसका बेनिफिट तभी आपको मिलेगा जब आप शुरुआत से जुड़ेंगे, शुरुआत से प्रिपरेशन में आइएगा, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। बीच में आइएगा तो हम सारी चीजें करा चुके होंगे, है ना। तो शुरुआत से इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों की क्लासेस शुरू हो रही है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं थोड़ा और भी बातें इस शासन व्यवस्था चैप्टर के बारे में। जैसे सबसे पहले जो अलग अलग तरह की शासन व्यवस्था है, जैसे मैंने क्या बात किया, मुंडा शासन व्यवस्था, है ना। मुंडा शासन व्यवस्था किसकी शासन व्यवस्था है दोस्तों? तो ये मुंडा जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। मुंडा जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। उसी तरह अगर हम बात करें इसी के जैसी ये शासन व्यवस्था चल रही थी उसी को आगे बढ़ाया है, लगभग संरचना एक जैसी है, और वो शासन व्यवस्था है नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था, यह शासन व्यवस्था गैर जनजाति की है, गैर जनजातीय, ठीक है, गैर जनजातीय शासन व्यवस्था है ये, ठीक है। उसके बाद उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं? पढ़ा पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किसकी है दोस्तों? तो उरांव जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। जबकि माझी परगना शासन व्यवस्था किसकी है? तो माझी परगना शासन व्यवस्था ये संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है, ठीक है। किसकी है? संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद मानकी मुंडा शासन व्यवस्था, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था, यह भी मुंडा शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है, ठीक है ना। ये हो जनजाति की अपनी परंपरागत शासन व्यवस्था, जो कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति रहते हैं उनकी अपनी शासन व्यवस्था जो है उसको क्या बोलते हैं? मानकी मुंडा शासन व्यवस्था बोलते हैं। जबकि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो है ये खड़िया जनजाति की अपनी परंपरागत शासन व्यवस्था है। तो ये तो हो गया बेसिक बातें कि कौन से जनजाति की कौन सी शासन व्यवस्था होती है, ठीक है। कौन से जनजाति की कौन सी शासन व्यवस्था होती है, ये बातें हम लोगों ने कर लिया। और इन सारे शासन व्यवस्था से एक एक प्रश्न आपको जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो पूरा टॉपिक है अंत में जो मैं बताऊंगा, जिसमें कि बहुत सारी जातियों और जनजातियों की शासन व्यवस्था होगी, वो होगी जातीय पंचायत। क्या होगी? जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, ठीक है। इसमें कई सारी जनजाति का हम लोग पढ़ेंगे, कई जनजाति का यहां पर पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? अब देखो पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप समझिएगा इसमें, तो पूरा स्ट्रक्चर में क्या है, क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। देखो भाई, क्लियर होगा ना, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब मैं एक एक शासन व्यवस्था पर एक एक घंटे की क्लास दूंगा। एक क्वेश्चन पकड़ना कोई ये बात नहीं है, एक क्वेश्चन पकड़ने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ी बहुत शुरुआत करते हैं हम लोग आज, फिर अगले क्लास में एक शासन व्यवस्था पर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो भाई, जैसे इसमें शासन व्यवस्था में, जनजातीय शासन व्यवस्था में क्या कुछ पढ़ना है, इसमें
शासन करने का स्तर, ठीक है, शासन करने का स्तर। कुछ जनजातियों में 3 स्तर है, ज्यादातर में 3 ही स्तर है, कुछ में 2 स्तर है, कुछ में 4 स्तर भी है। तो अलग अलग स्तरीय है। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था की बात करें तो मुंडा शासन व्यवस्था शुरुआत में 4 स्तर का था, है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में शुरुआत में 4 स्तर था, लेकिन बीच का जो 2 स्तर था वो आपस में विलय हो गया। बीच का 2 स्तर आपस में विलय हो गया। इसके पश्चात मुंडा शासन व्यवस्था में 3 स्तर हो गया, ठीक है। अब विभिन्न जितने भी स्तर हैं, विभिन्न स्तर के पदाधिकारी, मुख्य बात बता दे रहा हूं तो जिससे ओवरऑल आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर को किस तरह से हम लोग को करना है। विभिन्न स्तर के पदाधिकारी का मतलब यह हो गया कि मान लीजिए कि कोई स्तर है। अब ये स्तर गांव का भी हो सकता है, ये स्तर पढ़ा का भी हो सकता है, ये स्तर राज भी हो सकता है ना। कई सारे स्तर होते हैं, अलग अलग नाम है। अब इसमें जो इसका जो प्रमुख है उसको क्या बोलते हैं, पढ़ा के प्रमुख को क्या बोलते हैं, राज के प्रमुख को क्या बोलते हैं। तो प्रमुख वाली बात हो गई। हर एक जनजाति के शासन व्यवस्था में जो जितने भी स्तर की वो शासन व्यवस्था है, हर एक स्तर का जो हेड आदमी होता है, जो सबसे मेन आदमी होता है, उसका क्या नाम होता है, एक बात। अब उसके साथ जो लोग काम करते हैं, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था में अगर हम बात करें तो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान को मुंडा ही बोलते हैं, है ना। अब उस मुंडा के साथ जितने भी पदाधिकारी काम करते हैं, पाहन होता है, महतो होता है, बरकंदाज होता है, ठीक है, सिपाही होता है, अलग अलग तरह के जितने भी पदाधिकारी होते हैं, उन पदाधिकारियों का नाम आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ उन पदाधिकारियों का क्या काम है, उन पदाधिकारियों का क्या काम होता है, यह भी जानना होता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि कितने गांव मिलाकर के एक पढ़ा बनता है, ठीक है। मान लीजिए 3 स्तर में, जैसे मैं 3 स्तरीय बता रहा हूं, एक स्तर ये हो गया, दूसरा स्तर ये हो गया, तीसरा स्तर ये हो गया, ये सबसे निचला स्तर हो गया। तो कितने छोटे छोटे स्तर मिला करके, कितने छोटे छोटे गांव मिला करके ये वाला स्तर बनता है, कितना ये बीच वाला स्तर मिला करके ये वाला स्तर बनता है, ये चीज पढ़ना है, ठीक है। उदाहरण से समझा दूं, देखो भाई, उदाहरण से समझ जाओ, समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा समझ लो। जैसे मैं अगर मुंडा शासन व्यवस्था की बात करूं, मुंडा शासन व्यवस्था, इस मुंडा शासन व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहले क्या था ना, कि पहले इसमें 4 स्तर था। एक स्तर सबसे जो केंद्रीय स्तर था वो था गांव स्तर, है ना, जिसको गांव बोलते थे, जिसको क्या बोलते थे, गांव बोलते थे। गांव के जो ऊपर का जो स्तर था, समझ पा रहे कि नहीं आप लोग, हाँ, गांव के ऊपर का जो स्तर था उसको पट्टा पंचायत बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, इसको पट्टा पंचायत बोलते थे, ठीक है। इसके ऊपर का जो स्तर था उसको पढ़ा बोलते थे। क्या बोलते थे भाई, पढ़ा बोलते थे। और इसके ऊपर का जो स्तर था उसको राज बोलते थे। ये 4 स्तर था। बीच में कहानी कुछ ऐसा हुआ कि ये 4 स्तर हर जगह नहीं था, कुछ कुछ जगहों में था। जहां जहां मुंडा निवास करते थे तो सब जगह 4 स्तर नहीं था, कुछ जगहों पर ये वाला स्तर गायब था, ठीक है ना। ये स्तर कुछ जगहों में था ही नहीं, तो इसलिए कुछ समय बाद इस स्तर का विलय जो है इसमें हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, विलय हो गया। अब जब ये दोनों मिल गया तो फिर कितने स्तर का बन गया, उसके बाद 3 स्तर ये बन गया। सबसे ऊपर राज,
उसके नीचे पढ़ा और सबसे नीचे गांव, ये बन गया। ठीक है। अब गांव का मुखिया कौन होता है, पढ़ा का मुखिया कौन होता है, राज का मुखिया कौन होता है, मेन तो ये जानना है। ठीक है। जैसे पढ़ा की बात हम करते हैं तो 12 से 20 गांव मिलाकर के एक पढ़ा बनता है। ठीक है। 12 से 20 गांव मिलाकर के क्या बनता है, एक पढ़ा बनता है। उसी तरह से 22 पढ़ा मिलाकर के एक क्या बनता है, राज बनता है। समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहा हूं, 22 पढ़ा को मिलाकर के एक राज बनता है, 12 से 20 गांव मिलाकर के एक पढ़ा बनता है। तो इस तरह के भी सवाल पूछते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था में कितने गांवों को मिलाकर के एक पढ़ा स्तर होता है, तो 12 से 20 गांव। कितने पढ़ा को मिलाकर के एक राज होता है, तो 22 पढ़ा मिलाकर के एक राज होता है। यह हो गया नंबर्स वाला बात। और क्या पूछेगा, तो और पूछेगा कि जैसे गांव का प्रधान है ना, हां एक बात और, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव को और क्या बोलते हैं, इसको हातू भी बोलते हैं। गांव को क्या बोलते हैं, हातू भी कहा जाता है, गांव भी बोला जाता है। अब इस शासन व्यवस्था में जो गांव का प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, तो गांव के प्रधान को इसमें मुंडा बोलते हैं। ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में देखो भाई उत्तम कुमार जी, आप जो कमेंट कर रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है कि मुझे वो उन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है कि मैं नहीं जान रहा हूँ उस घटनाक्रम को, उस परिस्थितियों को, बट सिचुएशन ही कुछ ऐसा है कि देखो बड़ा चैनल तो है, करियर फाउंडेशन वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल ऑफ झारखंड, सबसे बड़ा चैनल है, लेकिन क्या है ना कि चैनल के बड़ा रहने से कुछ नहीं होगा जब तक स्टूडेंट के अंदर यूनिटी नहीं आएगा, है ना। आप लोग प्रयास करो कि आप लोग पूरे झारखंड के स्टूडेंट यूनाइट कैसे हो, क्योंकि आप में ही बिखराव है, आप ही टूटे हुए हो, आप ही बटे हुए हो अलग अलग मामलों में। ठीक है। बहुत इन सब चीज़ों का अनुभव हो चुका है दोस्त, और इस अनुभव से यही चीज़ें निकल करके आती है कि कुछ भी करने जाते हो तो कोई स्टूडेंट 500 1000 स्टूडेंट से ज़्यादा किसी चीज़ में साथ देने वाले लोग नहीं आते हैं। ठीक है। तो इसीलिए पहले आप लोग इस चीज़ को तय कर लो कि आप लोग कितना आपस में डिफरेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले या एक ही एग्जाम की तैयारी करने वाले अपने मुद्दों को लेकर के कितना यूनाइट हो, तभी फिर ये सब बातें हम लोगों को बोलोगे। कितना बड़ा रहेगा, घोषणाएं कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, कुछ उसका खास परिणाम नहीं पड़ेगा जब तक आपके अंदर यूनिटी नहीं होगा। ठीक है। चलिए भाई, कहां थे हम लोग, हम लोग थे अलग अलग शासन व्यवस्था में मुख्य जो व्यक्ति होता है उसकी बात कर रहे थे। तो उसी तरह पढ़ा जो होता है वो 12 से 20 गांव मिलाकर के पढ़ा बनता है। ठीक है। और पढ़ा का जो प्रमुख होता है उसको पढ़ा राजा बोलते हैं। जहां जहां विलय हुआ था वहां पे मानकी बोलते हैं। ठीक है। तो पढ़ा का जो प्रमुख होता है साथियों, इसका जो प्रमुख होता है इसको पढ़ा राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पढ़ा राजा भी बोलते हैं। और कई जगहों पर जहां जहां विलय हुआ था, जहां पहले से ही पढ़ा था, केवल ये पट्टा पंचायत नहीं था, वहां तो पढ़ा राजा सिंपली बोलते हैं। और जहां जहां पट्टा पंचायत था और वो विलय हो गया वहां पर मानकी भी बोलते हैं। यानी मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के प्रमुख को पढ़ा राजा भी बोला जाता है और मानकी भी बोला जाता है। ठीक है। उसी तरह राज की बात करें तो राज के प्रमुख को राजा भी बोलते हैं और सरदार भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, राजा भी बोला जाता है और सरदार भी बोला जाता है। ठीक है। अब उसी तरह
पूरा मैं एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं, पूरे चैप्टर का एक हाँ, आपके कमेंट का मैं जवाब दे चुका हूं उमेश कुमार जी, इसलिए देखो भाई कमेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाओगे तो आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है, आपको खुद मन नहीं लगेगा जो चीज़ बता रहा हूँ। आप इधर उधर के कमेंट करोगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप दूसरी बात पूछोगे, आप पूछोगे एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, तो ये बीच में आपका ही क्लास डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो एक तो कितने गांव मिलाकर के पढ़ा बना, 12 से 20, कितना पढ़ा मिलाकर राज बना, तो 22 पढ़ा। गांव का प्रमुख क्या कहलाता है, तो मुंडा कहलाता है। पढ़ा का प्रमुख क्या कहलाता है, पढ़ा राजा या फिर मानकी कहलाता है। और राज का प्रमुख क्या कहलाता है, राजा या सरदार कहलाता है। ये तो हो गई बेसिक बात। अब हर एक स्तर पे जो पदाधिकारी होते हैं, आखिर गांव का प्रधान मुंडा है तो मुंडा अकेले थोड़ी है, मुंडा के साथ काम करने वाले लोग हैं कि नहीं है ना। तो मुंडा के साथ भी कई सारे लोग काम करते हैं, जैसे महतो होता है, जैसे पाहन भी होता है, ठीक है, महतो होता है, पाहन होता है, पुरोहित होता है, घटवार होता है, चवार डोलायत होता है। सबका अलग अलग ड्यूटी है, समझे। जैसे सभा बैठा हुआ है, ठीक है, सभा बैठा हुआ है, वहां पर गांव का पंचायत देखे, सभा बैठता है, एक आदमी जो ट्रे में जो है वो बीड़ी उड़ी लेकर के जो है घूमता है, समझे। तो पान बीड़ी जो चलाने वाला होता है उसको पान खवास बोलते हैं, गांव लेवल पर होता है ये। जो पान बीड़ी सर्व करता है लोगों के बीच में उसको क्या बोलते हैं, पान खवास बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो अपराध करता है तो अपराध के बदले उसको दंड, आर्थिक दंड होता है, तो आर्थिक दंड में वो जो चीजें देता है उसके वितरण के लिए घटवार जैसा पद बनाया गया गांव स्तर पर, है ना। दंड सामग्री का वितरण करने वाला जो पद है, जो व्यक्ति है गांव स्तर पर, उसको घटवार बोलते हैं। जो गांव की पंचायत में पान बीड़ी वगैरह चलाता है उसको पान खवास बोलते हैं, है ना। शुद्धिकरण करने, कुछ चीज, कोई व्यक्ति जो है वो गलत काम कर दिया है, उसको वापस से समाज में लाना है तो उसका शुद्धिकरण होता है। वो शुद्धिकरण कौन करता है गांव स्तर पर मुंडा शासन व्यवस्था में, तो शुद्धिकरण करने वाला पुरोहित कहलाता है। शुद्धिकरण करने वाला कौन कहलाता है, पुरोहित कहलाता है। मुंडा जो है, मुंडा तो गांव का सबसे मेन आदमी है, उसका कोई सहयोगी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसका जो सहायक होता है, जो मुंडा का सहायक होता है उसको पाहन बोलते हैं। मुंडा का सहायक को क्या बोलते हैं, पाहन बोलते हैं। उसी तरह से जो गांव में सूचना पहुंचाने का काम, अब जैसे मुंडा जो गांव का प्रमुख है वो कुछ आदेश दिया, वो गांव तक पहुंचाना, गांव वालों को सूचना पहुंचा दो कि आज मीटिंग है, ठीक है, तो वो पहुंचाने का काम कौन करता है, महतो करता है, उसको महतो बोलते हैं। जो सूचना का आदान प्रदान करता है, मुंडा शासन व्यवस्था में सूचना के आदान प्रदान करने वालों को महतो बोलते हैं। मुंडा के सहायक को पाहन बोलते हैं, शुद्धिकरण करने वाले को पुरोहित बोलते हैं, दंड सामग्री बांटने वाले को घटवार बोलते हैं, पान बीड़ी वगैरह जो सर्व करता है उसको जो है पान खवास बोलते हैं, और सभा में आए लोगों को जो पैर वगैरह धुलाने का काम करता है उसको चवार डोलायत कहा जाता है। इसी तरह से पढ़ा लेवल पर भी है दोस्तों, इसी तरह आपको पढ़ा लेवल पर भी बताएंगे कि पढ़ा लेवल पर भी अलग अलग पद है। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था में जहां पर सभा बैठता उसको क्या बोलते, क्वेश्चन यही सब ना पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो व्यक्ति दंड सामग्री का वितरण करता है उसे क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, है ना। उसी तरह पूछेगा कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव की सभा जिस स्थान पर बैठती है उस स्थान को क्या बोलते हैं, तो उसको अखरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको अखरा बोलते हैं। तो आज मैं देखो, आज इस क्लास में मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, चूंकि ये डेमो क्लास है। जो एप्लीकेशन में क्लास जो चलेंगे पहले दिन से, है ना, पहले दिन से मतलब 5 तारीख से जो क्लासेस चलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, मेरे सब्जेक्ट के नहीं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं,
उसमें एक एक टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर कराएंगे और एक चैप्टर खत्म होने के बाद एमसीक्यू कराएंगे। ये सारी एक्टिविटी करियर फाउंडेशन के ऐप में होगी, ठीक है। और जैसा आप सभी को सूचना मिला होगा कि 5 जून से पर्यावरण दिवस के दिन से हमारी नई बैच शुरू हो रही है, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी नए स्ट्रैटेजी के साथ, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ 5 जून से शुरू हो रही है। तो 5 जून से पहले जैसा कि आप सभी को बताया गया टेलीग्राम में कि 72 घंटे का ऑफर है, उसमें आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ा स्तर की बात करें थोड़ा सा, ये लेक्चर ऐसा नहीं कि आज मिल रहा, दोबारा मिलेगा, ये एप्लीकेशन पे दोबारा मिलेगा। पढ़ा स्तर की बात करें तो पढ़ा का प्रमुख का क्या नाम बताए? पढ़ा राजा। जहां जहां विलय हुआ वहां पे मानकी बोलते हैं, ठीक है। उसी जगह पर जो उसका दूसरा सबसे प्रमुख पद है, जो पढ़ा राजा का जो सहायक की भूमिका निभाता है, उसको ठाकुर कहा जाता है। किस शासन व्यवस्था में? मुंडा शासन व्यवस्था में। एक बात आप लोग ध्यान से सुन लो दोस्तों, ये जनजातीय शासन व्यवस्था जो है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। किस लिहाज से? क्योंकि एक ही नाम आपको कई जगह मिलेगा लेकिन सबका काम अलग अलग है, समझे। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था में ठाकुर का कुछ काम है, वो पढ़ा स्तर का सहायक है, तो कहीं और ठाकुर जो है वो राजा को भी बोलते हैं। तो इसमें इस चैप्टर में मेन चीज जो दिक्कत होता है ना लोगों को, जिसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा पूरी तरह से, कि सेम नाम का अलग अलग जगह पद है। एक ही जैसा नाम है, नाम एक ही है, लेकिन उस शासन व्यवस्था में कोई गांव स्तर का पद है, तो किसी दूसरे शासन व्यवस्था में वो पढ़ा स्तर का पद है। यहां पर उसका कुछ काम है, वहां पे कुछ दूसरा काम है। तो मेन जो संकट होता है इस चैप्टर में वो यही होता है। और ये चैप्टर जब एक एक करके मैं क्लियर करूंगा तो ये सारे दुविधा और सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे। ये आप सभी को समझ में आ भी रहा होगा। आई बात समझ में? अब देखो, पढ़ा स्तर पर एक दीवान होता है, पढ़ा स्तर पर एक दीवान का पद होता है। अब दीवान भी दो ठो है। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा स्तर पर दीवान भी दो तरह का होता है, एक अंदर की चीजों को देखने वाला, एक बाहर की चीजों को देखने वाला दीवान, है ना। राजा के आदेश जो होते हैं उस पर काम करने वाला दीवान कहलाता है। अब उसमें एक होता है गढ़ दीवान और एक होता है राज दीवान, है ना। गढ़ दीवान है वो भीतरी मामलों को देखता है। गढ़ दीवान जो होता है वो क्या होता है? ये भीतरी मामलों को देखता है। और राज दीवान जो होता है, राज दीवान जो होता है वो बाहरी मामलों को देखता है। बाहरी मामलों के लिए कौन होता है? तो राज दीवान होता है दोस्तों। किस लेवल की बात कर रहे हैं? तो पढ़ा लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह से गांव में जो नोटिस पहुंचाता है, अभी मैंने क्या बोला था कि गांव लेवल पर, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव लेवल पर जो सूचना का आदान प्रदान करने वाला व्यक्ति है उसको महतो बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जो गांव लेवल पर सूचना का आदान प्रदान करता है उसको महतो बोलते हैं। लेकिन जो 12 से 20 गांव मिलाकर पढ़ा बना है ना, उस पढ़ा लेवल पर जो सूचना का आदान प्रदान करने वाला व्यक्ति है उसको बरकंदाज बोलते हैं, ठीक है। और बरकंदाज, देखो, बरकंदाज केवल सूचना का आदान प्रदान नहीं करता, वो सिपाही की भांति है, समझे। वो सिपाही की भी भूमिका निभाता है और गांव में सूचनाएं भी पहुंचाने का काम करता है। उसको बरकंदाज बोलते हैं, जो पढ़ा लेवल पर होता है, गांव लेवल पर नहीं। अब ये लेवल वाली बात मैं शुरुआती लेक्चर में बता चुका हूं आज के लेक्चर में कि लेवल क्यों, लेवल अलग अलग व्यवस्था के लिए बनाया गया है। गांव लेवल 12 से 20 गांव मिलाकर के पढ़ा लेवल, 22 पढ़ा मिलाकर के राज बनाया गया है ना। तो ये इस तरह की व्यवस्था है। अब कहीं पे सभा हो रहा है, कहां पे? पढ़ा लेवल पर। पढ़ा लेवल पर सभा कब होगा? जब गांव लेवल पर कोई मामला नहीं सुलझेगा तो कहां पे सभा होगा? पढ़ा लेवल पे होगा। अब पढ़ा लेवल पे कोई सभा हो रहा है, भीड़ भाड़ लगा हुआ है,
भाई गांव लेवल पर तो दरोगा का जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव लेवल पर ज्यादा व्यक्ति नहीं है। लेकिन पढ़ा लेवल पर जब सभा हो रहा है, 12 से 20 गांव मिलाकर के एक पढ़ा बनता है, तो वहां पे तो जब सभा होगा तो भीड़ ज्यादा होगा ना जी। अब जब वहां भीड़ ज्यादा होगा तो उसको संभालने के लिए क्या चाहिए? पावरफुल पुलिस अधिकारी चाहिए थोड़ा। तो पढ़ा लेवल पर जो भीड़ को कंट्रोल करता है, जो जांच करता है, जो सभा को नियंत्रित करता है, उसको दरोगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको दरोगा बोलते हैं। सिपाही भी होता है जो क्या करता है? सूचनाओं को पहचानने का काम करता है, उसको बरकंदाज बोलते हैं सिपाही को। और एक दरोगा का भी पद है इसमें, है ना। पढ़ा लेवल पर जो पढ़ा राजा का बहुत सारा जो भी डिसीजन हुआ, बहुत सारा कागज पत्तर हुआ, उन सब कागज पत्तर को संभाल के रखने के लिए भी एक पद है इसमें, जिसका नाम है पांडे। जिसका क्या नाम है? पांडे। पांडे का क्या काम होता है? पढ़ा स्तर पर कागज पत्तर की देखभाल करना और उसको संभाल कर रखने वाला क्या कहलाता है? पांडे कहलाता है। और जीरा जो करता है, जीरा कौन करता है? वकील, है ना। पढ़ा लेवल पर चूंकि बहुत सारे गांव के लोग आते हैं, तो वहां पे मामला को सुनने के बाद जीरा का तो जरूरत पड़ेगा ही, अब मतलब बहस का जरूरत तो वकील के लिए पड़ेगा ही। तो पढ़ा लेवल पर जो वकील की भूमिका निभाता है, जो जीरा करता है, उसको लाल बोलते हैं। लाल कौन होता है? तो एक वकील होता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना आप लोग को? तो देखो भाई, ये तो डेमो क्लास है, और पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोग को एक एक क्लास मिलेगा एप्लीकेशन पे। और उसके लिए आप लोग जो है हमारे ऐप से जुड़िए, करियर फाउंडेशन के ऑफिशियल नंबर पर बात कीजिए। 5 तारीख से बैचेज, जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो 14वीं जेपीएससी की तैयारी अभी से बेहतर करके और फाइनली रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए। और सिर्फ जो तैयारी करना चाहते हैं, रिजल्ट नहीं चाहते हैं, तो फिर वो लोग फॉर्म का इंतजार करिए, एग्जाम डेट का इंतजार करिए। ठीक है, पीटी 5 नंबर से रह जाएगा या 10 नंबर से रह जाएगा, पीटी निकल भी जाएगा तो मेंस रह जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं हर साल होती रहती है। ठीक है, और जो समझदार हैं वो शुरू से पढ़ेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करके रखेंगे, एग्जाम टाइम प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम पास कर जाएंगे, बन जाएंगे अधिकारी। यही होता ही, हर बार होता है ये चीज। तो आपको कौन से कैटेगरी में रहना है ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है ना भाई? तो चलिए, बाकी और भी चैप्टर का मैं डेमो क्लासेस दे दूंगा। ये चैप्टर मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में ओवरऑल आ गया होगा कि इस चैप्टर को किस प्रकार से हम लोग पढ़ने और समझने वाले हैं। और इस टॉपिक पर मैं एप्लीकेशन में, चूंकि 16 मार्क्स का टॉपिक है, तो एटलीस्ट मैं हर शासन व्यवस्था पर एक क्लास दूंगा। हर शासन व्यवस्था पर एक क्लास, यानी कि 6 शासन व्यवस्था इधर है तो 6 क्लास इधर हो गया, और 2 से 3 क्लास होगा जो है जातीय पंचायत पे, यानी 6 और 3 9 क्लास, और 1 क्लास होगा एमसीक्यू। यानी 16 मार्क्स के लिए मैं 10 घंटे की क्लास दूंगा। इस 16 मार्क्स को कवर कराने के लिए मैं 10 घंटे की क्लास दूंगा, जिसमें एमसीक्यू भी इंक्लूड रहेगा, जिसमें थ्योरी भी इंक्लूड रहेगा, और पूरे जो टॉपिक्स होंगे उसका पीडीएफ भी आप लोग को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है साथियों, आई बात समझ में? तो चलिए, नेक्स्ट डेमो क्लास में आप जो भी टॉपिक इस कमेंट में लिखिएगा, मैं हर टॉपिक का डेमो देने के लिए तैयार हूं। बशर्ते मैं बहुत ज्यादा डेमो क्लास नहीं दूंगा, 2 से 3 दूंगा, 4 दूंगा ज्यादा से ज्यादा। तो आप ही बोल दीजिएगा कौन से टॉपिक पर डेमो चाहिए, है ना। डेमो चाहिए होता है ना कि कोई सर शायद ना समझा पाए कोई टॉपिक, है, कौन सा टॉपिक चाहिए? आपदा प्रबंधन चाहिए, कि भूगोल का डेमो चाहिए, कि सीएनटी एक्ट का डेमो चाहिए, कि औद्योगिक नीति का डेमो चाहिए? जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगेगा उसका डेमो क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। और हमारी झारखंड जीके की अलग से भी बैच मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा जरूरी है कि जेपीएससी का पूरा बैच लेना। आप चाहें तो हमारा अलग से झारखंड जीके बैच भी ले सकते हैं, जिसमें आप झारखंड जीके की तैयारी पूरे जेपीएससी लेवल तक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड नाइट आप सभी को, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज सुबह से आज ये 5वीं डेमो क्लास है ना, 5 डेमो क्लास हुआ है। तो 5 डेमो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके देखिए।
बताइए। इकोनॉमिक्स का भी हो चुका है, हिस्ट्री का भी एक हुआ है। हिस्ट्री का हालांकि 3 4 5 डेमो क्लास होगा, और इकोनॉमिक्स का भी हुआ है आज, और भी होगा। पॉलिटी का भी हुआ है, ज्योग्राफी का भी हुआ है। तो हर एक सब्जेक्ट के डेमो क्लास आपको मिलेंगे एप्लीकेशन पर भी, यूट्यूब पर भी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आया होगा तो, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों तक। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को। ठीक है, चलिए, थैंक यू।